हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर शशिकला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन, हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे फूड्स एंड इट्स फंक्शंस। ये टॉपिक बीए फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर होम साइंस के स्टूडेंट्स और बीएससी होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। इस टॉपिक के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फूड किसे कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं और इन पौष्टिक तत्वों के क्या हमारे शरीर के अंदर कार्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन की परिभाषा की कि भोजन किसे कहते हैं। राजमल पी देवदास ने भोजन की परिभाषा दी है कि फूड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग एडिबल that can be solid, semi-solid or liquid, which when swallowed, digested and assimilated in the body proves useful to it. These substances are not only keep the person alive but also provide energy used for growth and development, regulate the body processes and protect the body from diseases. यानी कि भोजन वे सभी खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, पीते हैं, जिनका हमारा शरीर बनता है, पनपता है, परिपक्व होता है, वृद्धि करता है, जिससे स्वास्थ्य बनता है और जीवन निर्वाह होता है, हमारा भोजन कहलाते हैं। जो भोजन पदार्थ हैं हमारे, उनके अंदर कुछ गुण होने चाहिए, यानी कि ये भोजन आसानी से पाचक रसों में घुल सकें, आंतों की कोशिकाओं की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो सकें। अगर पाचक रसों में घुलने योग्य न हो तो पाचक एंजाइम्स जो कि हमारी पाचन प्रणाली में हमारे स्टमक, पेनक्रियाज या छोटी आंत के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, उनके द्वारा खंडित होकर के रक्त प्रवाह में सम्मिलित हो सकें। ऐसे खाद्य पदार्थ जो रक्त प्रवाह में सम्मिलित हो तो जाएं, किंतु ऊतकों के लिए उपयोगी सिद्ध न हों, उन्हें भी भोजन में सम्मिलित नहीं करते, जैसे कि सैकरीन। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को मीठा करने के लिए चीनी के स्थान पर किया जाता है। सैकरीन को नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर कहा जाता है। आमतौर पर जो व्यक्ति मोटे हैं या डायबिटिक है, वो मीठे की जगह, या यूँ कहिए कि जो मिठाइयों के अंदर या मीठे पदार्थों के अंदर स्वाद में चीनी या गुड़, शक्कर, शहद आदि की जगह सैकरीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से तरल पैराफिन जो कि जुलाब या प्रेगेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी हम भोजन की कैटेगरी के अंदर नहीं रखते। ये पदार्थ शरीर में अवशोषित हुए बिना मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसलिए अच्छा भोजन वही कहलाता है जो विभिन्न कार्य करने में सक्षम हो, जैसे शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक शक्ति व ऊर्जा देना, ताप उत्पन्न करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना, शरीर की वृद्धि, विकास, टूटे फूटे तंतुओं का पुनर्निर्माण करना और शरीर के अंदर रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना, ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें और हमारा शरीर स्वस्थ रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन राजमल पी देवदास ने दी है। उसके हिसाब से न्यूट्रिशन हैज़ बी डिफाइंड एज दैट कंडीशन which permits the development and maintenance of highest state of fitness. Fitness implies to good health, maximum capacity for work, and ability to undertake mental and physical tasks, and the power to withstand physiological and psychological stress. यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारा विकास और जो हमारी हेल्थ है, फिटनेस की, वो दोनों ठीक रहें। यानी कि फिटनेस, हमारे गुड हेल्थ और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की जो कार्य क्षमता है, और फिजिकल और मेंटल हमारी जो एबिलिटी है, उसको सही रखने के लिए, यानी कि हम जो शारीरिक जो स्ट्रेस है उसको, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को सहन कर सकें। यानी कि न्यूट्रिशन या पोषण वो तत्व हैं जो हमारे शरीर के को फिट रखने में मदद करते हैं, उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है न्यूट्रिशन के, यानी कि
टू प्रमोट द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी हमारी शारीरिक और मानसिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए और ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी हैं। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स डैमेज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इंजरीज, जो हमारे शरीर के अंदर समय समय पर टूट फूट होती रहती है कोशिकाओं और ऊतकों के बीच, या कोई चोट लगने से या इन्फेक्शन होने के कारण से हमारी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है। टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क, कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो देना। और टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, यानी मानव को इन्फेक्शियस से यानी संक्रामक रोगों से और भोजन की कमी से, पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। एम्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के क्या ध्येय हैं। पोषण के माध्यम से हमारा जो मकसद है वो ओवरऑल हेल्दी लाइफ के लिए किस प्रकार से हमारी जनता सही रहे उसके बारे में एजुकेट किया जाता है, यानी कि टू एजुकेट पीपल अबाउट गुड न्यूट्रिशन सो दैट दे कैन हैव कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि लोगों को एजुकेट करना गुड न्यूट्रिशन के बारे में ताकि उनकी शारीरिक और मानसिक विकास सही प्रकार से हो सके। टू एजुकेट अबाउट द चीप एंड इजीली अवेलेबल फूड सोर्सेज सो दैट एवरीबडी कैन गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन, यानी हमारी आम धारणा होती है कि जो महंगे खाद्य पदार्थ हैं वही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, जबकि वास्तविकता में अगर हम पोषण के हिसाब से बात करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट कंपोजिशन होती है उसको अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि काफ़ी फूड्स जो प्राइस के हिसाब से बहुत महंगे हैं लेकिन उनका जो पोषण मान है वो कई भोजन के साथ कंपेरेबल है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि मूंगफली और चने का अगर हम कंपैरिजन करते हैं बादाम के साथ, जो कि एक बहुत ही महंगा खाद्य पदार्थ है और आमतौर पर जो लो इनकम ग्रुप यानी कि जो गरीब परिवार हैं उनकी पहुंच से बाहर होता है, लेकिन मूंगफली एक आम आदमी के लिए की पहुंच के अंदर होता है और सर्दी के मौसम में इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। उसकी अगर पौष्टिक मूल्य की बात करें, प्रोटीन का जो लेवल है उसकी बात करें तो लगभग बराबर होता है बादाम के, जबकि कीमत बादाम की कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सस्ते फूड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो पोषण के हिसाब से भी कमज़ोर हों, बल्कि वो महंगे फलों के या सब्जियों के या उनके लगभग बराबर मात्रा में पौष्टिक तत्व विद्यमान है। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमारी भोजन करने की जो आदतें हैं कि किस प्रकार का भोजन हम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा। आज के समय में अगर आप बात करें, बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड्स हैं जिनका रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पोषण के हिसाब से वो कुछ लिमिटेड पौष्टिक तत्वों को हमारे शरीर को प्रदान कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है। इसके साथ साथ किस प्रकार से हम भोजन को स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, यानी केयर ऑफ फूड किस प्रकार की करते हैं। साथ साथ पर्सनल हाइजीन, यानी कि जो भोजन तैयार कर रहा है, यानी कि जो फूड हैंडलिंग के अंदर है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में हो चाहे वो हमारे हाउस होल्ड लेवल पर हो, तो किस प्रकार की उसकी पर्सनल हाइजीन है। और सैनिटेशन, जो भोजन को तैयार करते समय आसपास का जो माहौल है, सफाई पसंद है या नहीं है, ये सब चीज़ों का हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। भोजन को हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ओरिजिन के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि इसके आधार पर हम भोजन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे भोजन जो हमें वनस्पति जगत से
प्लांट्स से प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, फल, सब्जियां इत्यादि। दूसरे भोजन हैं हमारे जो कि हमें एनिमल ओरिजिन से यानी कि पशु जगत से प्राप्त होते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारे दूध, दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, दही, घी इत्यादि, मांस, मछली, अंडा, ये सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि रासायनिक संरचना के आधार पर हम भोजन के अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं उनके आधार पर भी भोजन को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर कोई एक जो पौष्टिक तत्व है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि चीनी है, उसके अंदर प्योर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और पौष्टिक तत्व बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसी तरह से प्रोटीन हमारा दूध और मीट, फिश, एग और दालों के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है। वसा हमारे घी जिसको कहा जाता है या तेल, ये हमारे जो घी है, मक्खन है, वनस्पति घी है या विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति तेल हैं उनके अंदर पाया जाता है। विटामिन्स और मिनरल्स, ये पौष्टिक तत्व आमतौर पर हमारे सब्जियों में और फलों के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो मेन फंक्शंस के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ प्रीडोमिनेंट फंक्शंस ऑफ फूड, इसके हिसाब से हम भोजन को 3 हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है एनर्जी सप्लाइंग फूड्स, यानी कि वो भोजन जो हमारे शरीर को ऊर्जा ज़्यादा देने वाले हैं। इसके अंदर हमारे अनाज, चीनी, रूट्स एंड ट्यूबर्स यानी कि जो हमारी जड़ वाली सब्जियां हैं, वसा और तेल आते हैं। दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इस कैटेगरी के अंदर हमारे प्रोटीन के जो सघन साधन हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर हमारा दूध, मांस, पोल्ट्री, एग, फिश, दालें, ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली और जो सूखे मेवे हैं, किशमिश को छोड़कर, वो सभी इस कैटेगरी के अंदर शामिल हैं। तीसरा प्रकार है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस फूड्स, यानी हमारे शरीर को रख रखाव करने वाले भोजन। इसके अंदर हमारे दूध, फल और सब्जियां आती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, यानी कि किस साधन से, किस स्रोत से हमें ये भोजन प्राप्त हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम विभिन्न समूहों के अंदर अपने भोजन को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे सीरियल्स एंड मिलेट्स। इस कैटेगरी के अंदर हमारे अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, रागी, ज्वार, सावक इत्यादि आते हैं। दूसरी श्रेणी है हमारी लेग्यूम्स एंड पल्सेस, इसके अंदर जो हमारे दलहन फसलें हैं जैसे कि राजमा, सोयाबीन, लोबिया, मूंग, मसर, उड़द, चना इत्यादि आते हैं। तीसरी ग्रुप है ग्रीन वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, हमारी हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ, पुदीना, धनिया, सरसों का साग इस ग्रुप के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है रूट्स एंड ट्यूबर्स, यानी कि जो जड़ वाली सब्जियां हैं, गाजर, मूली, आलू, शकरकंदी, अरबी इत्यादि। अदर वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हमारी इन 2 समूहों के अंदर नहीं आती, जैसे कि घिया, तोरी, पेठा, टिंडा, बैंगन, भिंडी, ये सभी इस श्रेणी के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है फल, जैसे कि आम, पपीता, सेब, संतरा, आंवला, अमरूद इत्यादि। नेक्स्ट कैटेगरी है जो हमें पशु जगत से प्राप्त होते हैं, मीट, फिश, एग और मिल्क और उनसे बने हुए पदार्थ। नेक्स्ट कैटेगरी है फैट्स एंड ऑयल सीड्स, यानी कि वसा और तेल। इसके अंदर हमारे घी, बटर, वनस्पति घी और वनस्पति तेल आते हैं। नेक्स्ट है
नट्स एंड ऑयल सीड्स, इस समूह के अंदर हमारे सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, और ऑयल सीड्स के अंदर हमारे जैसे तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है शुगर एंड जैगरी, हनी, इस कैटेगरी के अंदर ये ऊर्जा के सघन साधन हैं, और गुड़, चीनी, शक्कर आदि इस ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, यानी कि जो मसाले हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जीरा, सौंफ, मेथी, धनिया, अजवाइन, ये सब इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स या पौष्टिक तत्व। हमारे भोजन के अंदर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं जिनको कि न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये केमिकल सब्सटेंसेस हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, विभिन्न कार्य करने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स को हम कह सकते हैं कि ये वो तत्व हैं जो हमारे भोजन के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। सफिशिएंट मात्रा में अगर ये भोजन के अंदर नहीं होंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि, संतान उत्पत्ति या प्रजनन क्षमता और नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए इन पौष्टिक तत्वों का हमारे भोजन में सही मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी है। विभिन्न पौष्टिक तत्व जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं वो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। हमारे भोजन के अंदर लगभग 50 विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि हमारे बॉडी को मदद करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए। प्रत्येक जो पौष्टिक तत्व है उसका एक अपना यूनिक या स्पेसिफिक कार्य होता है, और ज़्यादातर भोजन के अंदर एक से ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। पौष्टिक तत्वों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन के अंदर वो तत्व हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हमारे 3 पौष्टिक तत्व हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाते हैं, यानी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स या प्रोक्सिमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे भोजन का मेन हिस्सा बनाते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें एनर्जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन का लगभग 60 से 80% ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। वसा लगभग 10 से 30% ऊर्जा प्रदान करती है और प्रोटीन 7 से 15%, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मेन स्रोत हैं। नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पौष्टिक तत्व। ये हमारे शरीर को इनकी जो आवश्यकता है वो बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है, इसीलिए इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इस समूह के अंदर विटामिन्स और खनिज लवण आते हैं। हालांकि ये पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को इनकी ज़रूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन इनका कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर इन पौष्टिक तत्वों की कमी होती है तो हम विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, आयोडीन की कमी के कारण से होने वाली थायराइड की प्रॉब्लम, ग्वाइटर इत्यादि। यानी कि मात्रा कम चाहिए लेकिन हमारे शरीर को मेंटेन करने में इनका उतना ही अहम रोल है। हमारे को कितनी मात्रा में ये पौष्टिक तत्व चाहिए ये डिपेंड करता है हमारी आयु, लिंग, वजन, शारीरिक कार्य किस प्रकार का कर रहे हैं और हमारा जो स्वास्थ्य है वो कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन या कुपोषण की। माल न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन
किसे कहते हैं? मालन्यूट्रिशन एक ऐसी स्टेट है हमारे शरीर की जब हमारे शरीर को कोई एक या एक से ज़्यादा पौष्टिक तत्व लंबे समय तक कम या ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो उसके कारण से जो हमारे शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, हमारा शरीर जो कुपोषण का शिकार होता है, उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की अभी मैंने आपको बताया कि 2 स्टेट्स हैं या 2 टाइप्स हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, अंडर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स का लो लेवल यानी कि कम मात्रा में हमारे भोजन के अंदर एक या एक से ज़्यादा पौष्टिक तत्वों का सम्मिलित होना, जिसके कारण से हमारे शरीर के ऊपर कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं। आमतौर पर छोटे बच्चे, बढ़ते हुए बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करवाने वाली महिलाएं ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं। ओवर न्यूट्रिशन, जब हमारी डाइट के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में शामिल किया जाता है, जिसके कारण से हमारी डाइट अनबैलेंस्ड हो जाती है और लंबे समय तक इस प्रकार की डाइट लेने के कारण से हमारे शरीर के अंदर कुछ अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम लंबे समय तक कार्बोज या वसा युक्त ज़्यादा भोजन का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा संग्रहित होती रहती है और धीरे धीरे हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और हम ओबेसिटी या मोटापा के शिकार हो जाते हैं, जो कि ओवर न्यूट्रिशन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजन के कार्य। भोजन के कार्यों को हम 3 कैटेगरीज में विभाजित कर सकते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यानी कि शारीरिक कार्य, दूसरा सामाजिक या सोशल फंक्शंस और तीसरा है साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक कार्य। यानी कि भोजन को 3 हिस्सों में बांटा। सबसे पहला जो शारीरिक कार्य हैं, उनके अंदर फर्दर कुछ कैटेगरीज हैं जिसके आधार पर हम भोजन को विभाजित कर सकते हैं। पहला जो कार्य है वो ऊर्जा देने का कार्य है, यानी कि टू प्रोवाइड एनर्जी। हमारे भोजन के अंदर जो मेन ऊर्जा देने वाले तत्व हैं वो कार्बोज और वसा हैं, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा है टू रिपेयर बॉडी टिश्यूज, यानी हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है, जो हमारी कोशिकाएं ख़त्म हो जाती हैं, उनकी जगह पर नई कोशिकाओं का निर्माण करना और जो कोशिकाएं इंजर हो जाती हैं उनको रिपेयर करने का काम करना। टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस, हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न शारीरिक क्रियाएं चलती हैं उनको रेगुलेट करने का काम हमारा भोजन के माध्यम से होता है, विभिन्न पौष्टिक तत्वों से। और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, यानी बीमारियों से लड़ने की हमारी जो रोग निरोधक क्षमता प्रदान करने का कार्य। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। पहला है टू प्रोवाइड एनर्जी। हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के लिए। वॉलेंट्री का मतलब है जो कार्य हम जानबूझ करके करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना, काम करना, उठना, बैठना, चलना फिरना। ये सब कार्य हमारे जो ऊर्जा लगती है वो हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर में कुछ इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं भी चलती रहती हैं, जिनका हमारे को पता ही नहीं होता। हमारे शरीर के अंदर हमारे विभिन्न सिस्टम्स या तंत्र हैं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा पाचन प्रणाली या डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ये सभी हमारे जो सिस्टम्स हैं ये हमारे को बिना पता हुए ही दिन रात कार्य करते रहते हैं और इन सब कार्य को करने के लिए हमारे विभिन्न ऑर्गन्स को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को हम भोजन से प्राप्त करते हैं। यानी कि ऊर्जा हमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कार्यों को करने के लिए ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट रिच जो भोजन है वो ऊर्जा के मेन साधन हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो स्टार्च है, शुगर है, जैगरी है, हनी है, सेलुलोज है, ये सभी हमारे स्टार्च के कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य साधन हैं। वसा हमें आमतौर पर वनस्पति घी, बटर, देशी घी, नट्स और ऑयल सीड से प्राप्त होते हैं। अगर हम ऊर्जा की मात्रा की बात करें तो हम पाएंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से भी कार्बोहाइड्रेट जितनी यानी कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो वसा है वो सबसे ऊर्जा का सघन साधन है, यानी कि लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा हमें इक्वल अमाउंट की वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कंपैरिजन में प्रदान करती है। दूसरा कार्य है टू बिल्ड सेल्स एंड टिश्यूज, यानी कि हमारे शरीर का जो निर्माणात्मक कार्य है वो हमारे विभिन्न पौष्टिक तत्व करते हैं भोजन के द्वारा। प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जो हमारा खनिज लवण है, पानी है और प्रोटीन है, ये हमारे सेल की कोशिकाओं को बनाने का काम करते हैं और हमारे ब्लड का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमारे 2 साधनों से प्राप्त होते हैं। एक प्लांट प्रोटीन्स जैसे कि हमारे अनाज हैं, दालें हैं, नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं। दूसरा है एनिमल प्रोटीन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, फिश, मीट इत्यादि। इन सभी से जो हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमें लगभग इनकम्प्लीट प्रोटीन यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्राप्त नहीं होता, जबकि एनिमल प्रोटीन से हमें बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन या हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का प्रोटीन प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जो एनिमल्स प्रोटीन है उसके अंदर जो आवश्यकता के जितने भी हमारे अमीनो अम्ल हैं वो उस प्रोटीन के अंदर उपलब्ध होते हैं। खनिज लवण हमारे विभिन्न भोजन में पाए जाते हैं जैसे कि एग, फिश, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके साथ अनाजों और दालों के अंदर भी कुछ मात्रा में खनिज लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टू रिपेयर सेल्स एंड टिश्यूज। हमारे शरीर के अंदर बियर एंड टीयर का काम लगातार चलता रहता है, यानी कि नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं एक निश्चित अवधि के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सारा कार्य भी हमारा पौष्टिक तत्वों के द्वारा भोजन से प्राप्त होने वाले पौष्टिक तत्वों से होता है। प्रोटीन, मिनरल्स और वाटर इस कार्य को करने के लिए हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट फंक्शन है टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेसेस। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के अंदर जो विभिन्न क्रियाएं चलती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे को आवश्यक वसा अम्ल जो कि हमारे विभिन्न वसा में उपलब्ध होते हैं, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स और वाटर, ये सब हमें चाहिए जो कि रेगुलेटरी फंक्शंस जैसे रक्त का थक्का जमना, हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करना और कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेशन करना, ये सारे रेगुलेटरी फंक्शंस हमारे भोजन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना, यानी कि हमारी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना ताकि हम बीमारियों से बच सकें। इस कैटेगरी के अंदर हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं जो कि प्रोटीन के साथ मिल करके हमारी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये हमारे वृद्धि, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आईसाइट, डाइजेशन या दूसरे बॉडी के प्रोसेसेस हैं उनके अंदर मदद करते हैं। आमतौर पर हमारे विटामिन्स और मिनरल्स हरी पत्ते वाली सब्जियों, अन्य सब्जियों, दूध, मीट, लीवर, अंडा, इन सब के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट भोजन के जो कार्य हैं वो है दूसरा कार्य। पहला था शारीरिक कार्य, दूसरा है सोशल कार्य यानी कि सोशल फंक्शंस ऑफ फूड।
जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो उसकी आव भगत के लिए हम अच्छे अच्छे भोजन या पकवान परोसते हैं। यानी कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और भोजन उसको सोशलाइज करने में मदद करता है। जितने भी हमारे यहाँ कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि कोई मैरिज है, बर्थडे पार्टी है, उन सब में भी भोजन एक अहम रोल अदा करता है। यानी कि जितने भी हमारे विभिन्न कार्य होते हैं, चाहे वो हमारे शारीरिक सामाजिक कार्य हों, यानी हमारे परिवार के अंदर विभिन्न जो फंक्शंस होते हैं, पारिवारिक अवसर हों, जैसे हमारे बच्चे का जन्म है, शादी की वर्षगांठ है, बच्चों के बाल उतरवाने हैं, नामकरण संस्कार है, इवन बच्चा जब पास हो जाता है अच्छे मार्क्स से, या परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लगती है, कोई तरक्की होती है, व्यापार में तरक्की होती है, या कोई त्यौहार हैं जैसे होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद इत्यादि, इन पर भी हमारे विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं। धार्मिक अवसर, हमारे विभिन्न धर्मों के अंदर जो विभिन्न धार्मिक अवसर हैं उनके अंदर मंदिर या गुरुद्वारों के अंदर लंगर लगाए जाते हैं और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। यानी कि ब्राह्मणों को भी भोजन करवाया जाता है पितरों को सम्मान देने के लिए। ये भी धार्मिक अवसर हैं जिनमें कि हमारा सामाजिक कार्य होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक अवसर। हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, उनमें समय समय पर विभिन्न फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई वेलकम पार्टी है, सेमिनार है, कोई कंपटीशन है या कन्वोकेशन है, स्पोर्ट्स डे है या रिटायरमेंट पार्टी है या फेयरवेल पार्टी है। इन सभी में जलपान का आयोजन किया जाता है। इसी तरह से कोई राजनीतिक अवसर है, जैसे कि कोई किसी पॉलिटिशियन की कोई रैली है, कोई मीटिंग है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन सब में भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो इन विभिन्न अवसरों पर हम भोजन का एक सामाजिक कार्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक कार्य। जो भोजन है वो हमारी मनोवैज्ञानिक भूख को भी शांत करने का काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि हमारा पेट तो भर गया लेकिन इच्छा या मन नहीं भरा है, यानी कि हमारे को अभी और खाने की इच्छा हो रही है, तृप्ति नहीं मिली है। ये हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य है भोजन का। कई बार पोषक तत्वों से युक्त भोजन भी उतनी तृप्ति प्रदान नहीं कर पाता जितनी कि प्यार से परोसा गया बहुत ही सरल साधारण आहार करता है। इसे खाने वाले की भूख तो बढ़ती है, उसके साथ साथ उसका भोजन परोसने वाले के प्रति प्यार भी बढ़ता है। भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति की मानसिक दशा का पता लगता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा चिंता में, डर में, दुख में या क्रोध में होते हैं। उस समय हमारी जो भूख है वो कम हो जाती है, यानी कि हमें भूख नहीं लगती है और हमारा भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसके विपरीत कई बारी खुशी की अवस्था में भी हमारा जो भोजन करने का जो है मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों को जब हमें कोई मनपसंद वस्तु नहीं मिलती तो भी वो खाना न खा करके अपना गुस्सा जाहिर करता है। और इसके साथ साथ पेरेंट्स भी इस टैक्टिस को अपनाते हैं कि बच्चे को पनिशमेंट देने के लिए जब कोई काम कराना होता है तो उसको ये कहते हैं कि आपको अगर ये काम सही प्रकार से करोगे, आप इस चीज़ में अच्छे अंक लाओगे, तो आपको चॉकलेट या उनका कोई अन्य मनपसंद जो भोजन है वो देने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, यानी कि उनको लालच दिया जाता है। और कई बार बच्चे नाराज़गी प्रकट करने के लिए खाना खाने से इनकार कर देते हैं, यानी कि भोजन एक तरह से हमारी जो भावनाएं हैं उनको प्रकट करने का भी माध्यम है। जब भी हमारे कोई मेहमान आते हैं तो हम उनकी मनपसंद का भोजन बनाते हैं, यानी कि इससे हमारी उनके प्रति भावनाएं व्यक्त होती हैं। और जब मेहमान खुशी खुशी वो भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे को भी खुशी मिलती है।
जब भी बच्चा भोजन के मनोवैज्ञानिक महत्व को महसूस नहीं करता, उसको पता नहीं है, लेकिन जब भी छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठ कर के दूध पीता है तो वो खुशी अनुभव करता है, क्योंकि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके साथ साथ वो उसका दुलार भी करती है, उसके सिर के ऊपर हाथ फेरना, यानी इस प्रकार के जो फीलिंग्स हैं बच्चे में, वो सुरक्षा की भावना देने का कार्य करती हैं और बच्चा अपने कष्टों को भूल जाता है। जब भी कोई महिला स्वादिष्ट पकवान परोसती है तो उसकी तारीफ करते हैं, यानी कि उससे गृहिणी को भी प्रसन्नता मिलती है और संतुष्टि मिलती है। अतिथि का सम्मान करने के लिए भी जब हम उसे भोजन पकाने और परोसने की तरफ विशेष ध्यान देते हैं। भोजन के लिए निमंत्रण देने में भी हमारा विशेष लगाव की अनुभूति होती है। भोजन खाने से जो तृप्ति और संतुष्टि मिलती है वो हमें पौष्टिक तत्वों की, अगर हम गोलियां खाते हैं, जैसे विटामिन की गोलियां खा ली या खनिज लवणों की गोलियां खा लें, तो वो हमें तृप्ति और वो खुशी या वो स्वाद हमें नहीं प्राप्त होता, यानी कि हमारे को एक जो मनोवैज्ञानिक सेटिस्फैक्शन है वो प्राप्त नहीं होता। इसके साथ साथ जब भी हम इकट्ठा बैठ करके मिलजुल करके भोजन खाते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत होती है, तो अगर कोई तनाव भी है तो वो भी हमारा बात बात में दूर हो जाता है और किसी भी समस्या का हल हम खाने की टेबल पर बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। यानी कि भोजन एक तरह से हमारा चिंताओं को दूर करने का भी कारण बन जाता है। जब भी हमारे यहाँ पर कोई खुशी का अवसर होता है तो मिठाई खाई और खिलाई जाती है, यानी कि हर छोटी सी बात के ऊपर हम जलपान का जो आयोजन है उसको विशेष महत्व देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भोजन का शारीरिक महत्व के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। लास्ट में कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भोजन है वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है हर एक व्यक्ति की, हमारे को स्वस्थ रखने के लिए। इसलिए हमें अपने भोजन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे शरीर को हमें डस्टबिन नहीं बनाना कि जो चीज़ आगे आई वही खा ली। हमें अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखना है ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और हमारी जो कार्य करने की क्षमता है वो बनी रहे। बच्चों, आज के लिए इस टॉपिक के अंदर इतना ही है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट हमारे इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न भी आपके लिए तैयार किए गए हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे कि प्रोटीन इज ए बिल्डिंग एंड इम्यूनिटी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एंड इम्यूनिटी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये ट्रू है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको बताए थे, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि आंसर हमारा डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स, यानी कि ए ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेसिटी इज नॉट द आउटकम ऑफ ओवर न्यूट्रिशन, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ओबेसिटी हमारा ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है, तो आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो वसा है उससे हमें 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट है हाउ मैनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम प्रोटीन, दैट इज 4 किलो कैलोरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, आंसर इज एनर्जी, दैट इज बी। हाउ मैनी कैलोरीज आर प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको याद हो तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से हमें 4 कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, आंसर इज पल्सेस, दालें।
नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, vitamins and minerals. तो आंसर इज सी, vitamins and minerals. नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जैसे कि डिफाइन न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण क्या होता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूट्रिएंट्स यानी कि पौष्टिक तत्वों के बारे में लिखिए. नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्यों के बारे में लिखिए. नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे. इस टॉपिक से हमने कोशिश की पूरा कवर करने की और 2 क्वेश्चंस बनते हैं. व्हाट इज फूड यानी कि भोजन क्या है, राइट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ फूड विद सुटेबल एग्जाम्पल यानी कि भोजन का वर्गीकरण जो है विभिन्न आधार पर वर्गीकरण और उसके साथ साथ उदाहरण भी लिखिए. नेक्स्ट है व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, को पोषण किसे कहते हैं, राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ फूड इन डिटेल, भोजन के कार्यों के बारे में विस्तार से लिखिए. आज के टॉपिक में इतना ही है. उसके बाद कुछ आपके लिए फर्दर स्टडी के लिए रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि मुदाम्बी एंड राजगोपालन की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी. चक्रवर्ती एंड चक्रवर्ती की बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड डिजीज, और एम स्वामीनाथन की बुक है एसेंशियल्स ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन. आप फर्दर स्टडी करने के लिए इन बुक्स को यूज कर सकते हैं. इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हिंदी में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए दिनेश पब्लिकेशन की सेवियर लेन की बुक है फूड्स एंड न्यूट्रिशन या भोजन एवं पोषण विज्ञान. इस बुक को आप कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स.